स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर, जहां पर आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक और ओड जॉन कीट्स के द्वारा लिखा हुआ, जिसका नाम है ओड ऑन मेलंकली। दोस्तों, ये वही ओड है जो उनके 6 ओड्स हैं, ग्रेट 6 ओड्स हैं, उन्हीं का एक ओड है, उन्हीं में से। इसको भी इन्होंने 1819 में ही लिखा था। तो शुरू करेंगे आज का अपना टॉपिक, लेकिन उससे पहले अगर अभी आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक शुरू करने से पहले इस ओड के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। ये जो ओड है जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था और ये इनके 6 ग्रेटेस्ट ओड्स में से एक है। और एक ख़ास बात ये है कि ये जो ओड है, ओड ऑन मेलंकली, ये सबसे शॉर्टेस्ट ओड है। इससे लंबे लंबे सारे पोएम्स हैं। ये 30 लाइन की पोएम है, 30 लाइन का ओड है, इसलिए ये सबसे शॉर्टेस्ट माना गया है। ये ओड भी 1819 में ही लिखा गया था और ये ग्रुप ऑफ 6 ओड्स में से एक है। और उन ग्रुप को कहा जाता है 1819 ओड्स, जिसमें वो 6 पोएम या 6 ओड्स आते हैं। इसमें जो पोएट है वो एड्रेस कर रहा है अपने रीडर्स को, और उसके साथ ही ये जो पोएम है ये 3 स्टैंजा में लिखी गई है, 3 स्टैंजाज में डिवाइड है, जिसमें हर एक स्टैंजा में 10 लाइन्स हैं। एक खास बात ये है कि ये स्टार्टिंग में ये जो पोएम है ये पब्लिश होने जा रही थी 4 स्टैंजाज में, लेकिन जस्ट बिफोर द पब्लिकेशन कीट हैज़ एलिमिनेटेड 1 स्टैंजा, यानी कि स्टैंजा को, एक स्टैंजा को कीट ने पहले स्टैंजा को एलिमिनेट कर दिया था जस्ट बिफोर द पब्लिकेशन। तो चलिए अब शुरू करते हैं लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन अपने इस पोएम या फिर अपने इस ओड का। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पोएम के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो ओड है या फिर ये जो पोएम है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट में जॉन कीट बात करते हैं कि हमको दुखी समय पर क्या करना चाहिए, मेरा मतलब है क्या नहीं करना चाहिए। सेकंड पार्ट में बात करते हैं हमको दुख के समय पर क्या करना चाहिए। और अपने थर्ड पार्ट में उन्होंने बात किया कि हमको दुखी से या फिर अपने सैडनेस से किस तरह से डील करना चाहिए, उस पर किस प्रकार से हम विजय पा सकते हैं। तो हमको क्या नहीं करना चाहिए वो पहले स्टेंजा में बताते हैं। शुरू करते हैं, वो क्या कहते हैं, नो नो गो नॉट टू लीद। दोस्तों, लीद एक प्रकार की नदी होती है जो ऐसा माना जाता है ग्रीसियन मैथोलॉजी के अनुसार कि वो हेल में बहने वाली नदी होती है, जिसकी पानी पीने से कोई भी इंसान अपनी सारी बातें भूल जाता है। तो वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि लीद के पास जाकर के उसका पानी मत पियो, जिससे तुम अपने दुखों को भूल जाओ। आगे लिखते हैं, नीदर ट्विस्ट वुल्व्स बेन टाइट रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस वाइन। और ना ही तुम्हें वुल्व्स बेन नाम का जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है, उस जिसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, उसका पॉइजनस वाइन पीने की ज़रूरत है। ना ही उसको ट्विस्ट करके उसका पॉइजनस वाइन पीने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वुल्व्स बेन होता है वो बहुत ही पॉइजनस एक प्रकार का फ्लावर होता है जो कि इंसान को डिजीनेस मिला देता है। ठीक है, इंसान बेहोशी के हाथ में आ जाता है उसको सूंघने के या फिर उसको कंज्यूम करके। आगे लिखते हैं, नॉर सफ़र दाई पेल फोरहेड टू बी किस्ड बाई नाइट शेड। ना ही तुम इतना परेशान हो जाओ कि अपने फोरहेड को नाइट शेड को किस करने को दे दो। अब यहाँ पर नाइट शेड क्या है, ये भी वुल्व्स बेन के ही तरह एक तरह का फ्लावर होता है जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है, ना ही तुम कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम करो जिससे तुम बातें भूल जाओ, और ना ही तुम कोई पॉइजनस चीज़ें ले लो अपने आप से हार करके। आगे वो लिखते हैं, रूबी ग्रेव ऑफ प्रोसरपाइन। अब यहाँ प्रोसरपाइन कौन है, ये एक ग्रीसियन मैथोलॉजी की देवी हैं, गॉडेस हैं, जिनको हम गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड कहते हैं। तो इनके साथ में एक रूबी ग्रेप यानी कि एक वाइन होता है। तो यहाँ पर कहते हैं, ना ही तुम उन वाइन के बारे में सोचो जो कि प्रॉस्पराइन के पास होता है। आगे लिखते हैं, मेक नॉट योर रोजरी ऑफ यू बेरीज। अब जिस तरह से वुल्व्स बेन और नाइट शेड बहुत ही पॉइजनस होता है, उसी तरह से जो यू बेरीज होते हैं ये भी पॉइजनस होते हैं। तो वहाँ पर लिखते हैं कि मेक नॉट योर रोजरी। रोजरी होता है दोस्तों जो माला जाप करते हैं लोग, उस माले को कहते हैं इंग्लिश में रोजरी। ठीक है, तो ना ही तुम इस बात की रट लगा लो कि हमको यू बेरीज चाहिए जिससे तुम्हारे अंदर पॉइजन्स आ जाएं। नॉर लेट द बीटर नॉर द डेथ मॉथ बी योर मोर्नफुल साइकी। ये ध्यान से समझिएगा लाइन। यहाँ पर लिखते हैं, ना ही तुम अपने मॉर्नफुल साइकी को, साइकी मतलब मन, अंतरात्मा, दिमाग, मॉर्नफुल मतलब दुखी, तो ना ही तुम अपने अंतरात्मा को इतना दुखी होने दो कि वो क्या बनना चाहे, वो किसी भी बीटल या फिर डेथ मॉथ की तरह बनना चाहे। अब बीटल और डेथ मॉथ ये दोनों इंसेक्ट्स होते हैं जो बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो इनका कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि ना ही तुम अपने दिमाग को उस तरह सोचने दो जिस तरह से बीटल या डेथ मॉथ सोचते हैं कि तुम अपने आप को ही ख़त्म कर लो, सुसाइड कर लो या मार डालो।
आगे लिखते हैं, नॉट द डाउनी आउल अ पार्टनर इन योर शोरो मिस्टरीज। ना ही तुम्हारे दुख के सीक्रेट्स या सीक्रेट दुख को इतना अपने आप में रहने दो कि तुम एक डाउनी आउल को अपना पार्टनर बना लो। डाउनी आउल यानी कि आउल सिम्बलाइज करता है रात्रि को, है ना, रात के समय को। डाउनी आउल यानी कि जो रात के समय में उड़ रहे होते हैं आउल्स, उनको तुम अपना पार्टनर मत बनाओ, यानी कि तुम एकदम अंधकार में ना चले जाओ, तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखो। तो अब आगे बताते हैं इससे क्या होगा। फॉर शेड टू शेड विल कम टू ड्राउजिली एंड ड्रॉन द वेकफुल एंग्विश ऑफ द सोल। इससे क्या होगा, फॉर शेड टू शेड, और ये सब चीज़ें बारी बारी से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, विल कम टू ड्राउजली, तुम क्या हो जाओगे, बहुत ही जल्दी या बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। एंड ड्रॉन द वेकफुल एंग्विश ऑफ द सोल, और तुम अपनी सोल के, अपनी आत्मा को एक दर्द दोगे, पीड़ा दोगे। यानी कि इससे तुमको कोई भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी आगे चल के। अगर तुम परेशान हो, तुम अपने आप को हमेशा नशे में रखना चाहते हो, अपने आप को मार डालना चाहते हो, तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। अगर तुम अपने आप को सच अच्छे से संभाल कर रखते हो तो आगे चल के हो सकता है दुख खत्म ही हो जाए। तो यहाँ पर पोएट कहने का ये मतलब है। खत्म होता है पहला स्टैंजा, बढ़ते हैं अगले स्टैंजा पर। दोस्तों अगला स्टैंजा स्टार्ट होता है, बट वेन द मेलंकली फिट शैल फॉल। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा क्या नहीं करना चाहिए, तो अब क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए। लिखते हैं, बट वेन द मेलंकली फिट शैल फॉल सडन फ्रॉम हेवन लाइक अ वीपिंग क्लाउड। अब ये कह रहे हैं, अगर ऐसा सोच लो कि जो दुख है, दुख का पहाड़ आपके ऊपर फट पड़े, या फिर दुख ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में इस तरह से आ जाए जिस तरह से एक आंधी तूफान आता है और वीपिंग क्लाउड्स आते हैं, यानी कि ओस जैसे बारिश की बूंदों की तरह, तो आपके अंदर, आपके जीवन में अचानक से दुख आ जाता है, जो कि क्या करता है, दैट फॉस्टर्स द ड्रूप हेडेड फ्लावर्स ऑल एंड हाइड्स द ग्रीन हिल इन अ एप्पल श्राउड। यहाँ पर श्राउड का क्या मतलब, श्राउड मतलब होता है कफन, ठीक है। जो दुख क्या करे, आपके जो जीवन में ग्रीन हिल्स यानी हरियाली, हरियाली सिंबलाइज करता है प्रसन्नता को। तो जो हरियाली है उसको क्या करे, ख़त्म करके, श्राउड क्या है, कफन है, अपने दर्द रूपी कफन में लपेट दे। यानी कि अगर आप ऐसा सोचिए, इस तरह से चारों लाइन का ये मतलब निकालिए, या इस तरह से समझिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में अचानक से एक दुखों का पहाड़ टूट पड़े, तो आपको उससे कैसे डील करना चाहिए, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, देन ग्लड दाई सॉरो ऑन अ मॉर्निंग रोज़। ग्लड मतलब होता है खा लेना, फीड कर लेना। तो यहाँ पर क्या है, तो उस सौरों को, उस दुख को ख़त्म कर दो, कैसे, ऑन अ मॉर्निंग रोज़। मॉर्निंग रोज़ यानी ऐसे खूबसूरत गुलाब को देखते हुए जो सुबह की समय खिलती हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप सुबह सुबह कोई गुलाब देखेंगे तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, आप बहुत ही खुश होंगे। तो जब खुश होंगे तो दुखी रहेंगे ही नहीं। तो सिंपल सा ये रीज़न है। आगे वो लिखते हैं, और क्या करना चाहिए, और ऑन द रेनबो ऑफ द सॉल्ट सैंड वेव। अब सॉल्ट सैंड वेव यानी कि ऐसे वेव जिसके जिसके अंदर सॉल्ट होते हैं और सैंड भी होते हैं, यानी कि समुद्र। तो समुद्र के ऊपर बने हुए रेनबो को भी देखो। और जब समुद्र के ऊपर रेनबो आप बना हुआ देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा अच्छा फील होता है। और क्या करना चाहिए, और ऑन द वेल्थ ऑफ ग्लोब्ड पोनीज़। दोस्तों पोनीज़ भी एक तरह का फूल होता है, जो कि किस तरह होता है, गोल मटोल सा होता है। लिखा हुआ ना ग्लोब्ड, ग्लोब कैसा होता है, गोल मटोल सा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और ऑन द वेल्थ ऑफ गोल्ड प्योनीज़, या फिर खूबसूरत हरे भरे गोल मटोल प्योनीज़ को देखो, उस फूल को देखो। और इफ़ दाई मिस्ट्रेस सम रिच एंगर शोज़, imprison her soft hand and let her rave and feed deep, deep upon her peerless eyes। अब या फिर इन सब के अलावा, इफ़ दाई मिस्ट्रेस सम रिच एंगर शोज़, या आपकी प्रेमिका कोई बहुत ही गुस्सा दिखाती है, imprison her soft hand, उसके मुलायम हाथों को इम्प्रिजन कर लो, कस के पकड़ लो। एंड लेट हर रेव, रेव मतलब होता है गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाना। तो उसको पागलों की तरह चिल्लाने दो, तुम क्या करो, एंड फीड डीप, और तुम एकदम गहराई में चले जाओ, डीप अपॉन हर पीयरलेस आइज़, उसकी आँखों की गहराइयों में, उसकी खूबसूरत आँखों की गहराइयों में खो जाओ।
तो अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो आप ये सब नुस्खे अपना सकते हैं जॉन कीट्स साहब के द्वारा दिए हुए, शायद आपको प्रसन्नता मिल जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट स्टैंजा पर कि हमको किस प्रकार से अपने दुखों पर विजय पाना चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं, शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। शी यहाँ पर यूज़ किया गया है मेलंकली के लिए, ठीक है, दुख के लिए। ये बता रहे हैं जो दुख है वो ड्वेल्स मतलब साथ साथ चलती है किसके, ब्यूटी के। तो इसके मतलब क्या है, आगे लिखा हुआ है इन्होंने, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। ब्यूटी क्या होती है, वो एक दिन ख़त्म हो जाती है। सुंदरता किसी भी इंसान की अगर फिज़िकल ब्यूटी हम देखें तो वो एक ना एक दिन आकर के ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इंसान कहता है आप अंदर से सुंदर बनिए, बाहर से नहीं। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से खूबसूरती एक समय आने पर ख़त्म हो जाती है, उसी प्रकार से दुख भी एक समय आने पर ख़त्म हो जाता है। इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है, शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। ठीक है, आगे वो लिखते हैं, एंड जॉय, माफ़ कीजिएगा स्क्रीनशॉट हो गया। लिखते हैं एंड जॉय और प्रसन्नता, हुज हैंड इज़ एवर एट हिज लिप्स बिटिंग एट यू, जिसके हाथ हमेशा इसके मुंह पर होते हैं जो कि विदा कराता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब जो मेलंकली है, दुख है, उसके हाथ हमेशा खुशी के मुंह पर होता है। खुशी कोई लड़की नहीं है, प्रसन्नता की बात हो रही है यहाँ पर। और उसको जब भी ये दुखी आता है तो खुशी को विदा कर देता है, खुशी को दूर कर देता है। एंड एक्किंग प्लीज़र नाई, और क्या कर देता है, जो एक्किंग प्लीज़र है, जो दर्द वाली प्रसन्नता है। एक मतलब क्या होता है, दर्द देना, है ना। यानी कि जो दुख है, दर्द है, वो क्या कर देता है, नाई यानी नियर कर देता है, पास में ला देता है, करीब ला देता है। किस तरह से ला देता है, टर्निंग टू पॉइजन वाइल द बी माउथ सिप्स। और ये जो है, जो दुख है वो हमारे अंदर एक, हमको ऐसा लगता है कि वो एक पॉइज़न की तरह है। जिस तरह से जो मधुमक्खी होती है वो किसी भी फूल से नेक्टर निकाल करके, यानी कि जो मीठे चीज़ें होती हैं अपनी बी हाइव के लिए निकाल लेती है, तो जो बचे हुए चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो पॉइज़न की तरह हो जाती हैं। इसी तरह से जब जो हमारी खुशी होती है, वो जब खुशी ख़त्म हो जाती है किसी दुख के आने पर, तो जो खुशी चली गई तो बचा दुख। तो दुख क्या है, वो जितनी चीज़ें और होगी उन सबको पॉइजनस कर देगी, उन सबको दुखी कर देगी, दर्द देने वाला कर देगी। ठीक है, आगे लिखते हैं, ए इन द वेरी टेम्पल डिलाइट। अब ये बताते हैं कि हम जो दुखी है वो कहाँ कहाँ पर रहती है। तो ये किस तरह है, ए इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट। ये देखिए, टेम्पल क्या होता है, मंदिर, ठीक है। डिलाइट मतलब क्या होता है, प्रसन्नता। प्रसन्नता का मंदिर क्या होता है, जहाँ पर सारी चीज़ें हो जिससे हमको देखकर प्रसन्नता हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये जो निराशा है, ये जो मेलंकली है, ये एक टेम्पल ऑफ डिलाइट जो है, खुशी जो है, उसी के जितनी चीज़ों में हम खुशी ढूंढते हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं एक छोटी सी जगह पर मेलंकली या निराशा जाकर के छुपी होती है। किस तरह से, जैसे वेल्ड मेलंकली हैज़ हर सेवरन श्राइन। जिस तरह से एक मंदिर के अंदर एक मूर्ति रखी हुई होती है, तो इसी तरह मंदिर पूरा है, आप समझ लीजिए एक खुशी, ठीक है, खुशी का एक जगह है, उसी के बीच में एक छोटी सी जगह पर एक मूर्ति रखी हुई है जो कि एक दुख है। ठीक है ना, इस तरह से समझिए। आगे लिखते हैं, दाउ सीन ऑफ नन सेव हिम whose strenuous tongue can burst joy's grape against his palate's fine. His soul shalt taste the sadness of her might and be among her cloudy trophies hung. अब यहाँ पर राइटर या फिर पोएट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो दुख है, दुख के टेस्ट को, दुख के जो पावर है, उसको कोई इंसान जब तक समझता नहीं है तब तक उसको ही लगता है कि वो कितनी बुरी चीज़ है। लेकिन जब वो दुख समझ जाता है, जब सैडनेस को टेस्ट कर लेता है, तब वो क्या कर लेता है, तब ये समझ लीजिए कि फिर वो एक इस तरह से एक उपलब्धि पा जाता है और वो उस अपने सैडनेस को अपने एक पावर की तरह यूज़ करके आगे लाइफ में अच्छी तरह से अपनी लाइफ जी सकता है। क्योंकि जब वो सैडनेस को समझ जाएगा, उसको एक पावर बना लेगा, तब उसको आगे चल कर के कुछ भी पॉइजनस चीज़ें कंज्यूम करने की
कुछ भी जैसे मैंने फर्स्ट स्टेंजा में बताया था, लीद की तरह, जिस तरह से लीद की नदी का पानी होता है पीने की, वैसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही किसी ऐसे पॉइजनस फ्लावर की ज़रूरत पड़ेगी कि उसको अपना गम भूलना पड़े। तो इस तरह से यहाँ पर जॉन केट्स ने सारी चीज़ें बताई हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।